गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेकराज मौर्य, चौधरी MRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के टॉपिक ज्ञान के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले क्लास में हमने ज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। ज्ञान की प्रकृति के बारे में और ये बताया भी गया था कि नेक्स्ट क्लास में हम ज्ञान की शर्तें के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञान की आवश्यक शर्तों के बारे में। ज्ञान की आवश्यक शर्तें। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्ञान की आवश्यक शर्तें, कि ज्ञान में कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं। तो देखिए बच्चों, ज्ञान के लिए ये आवश्यक है कि कोई ना कोई जानने वाला जरूर होना चाहिए, कि ज्ञान को कोई ना कोई जानने वाला अवश्य होना चाहिए। यानी ज्ञान का संबंध किससे होता है? ज्ञाता से, जिसे ज्ञाता कहा गया है। कोई ना कोई जानने वाला चाहिए और जिससे क्या कहा गया है? ज्ञाता कहा गया है। ज्ञान के लिए ज्ञाता का होना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। ज्ञान के लिए ज्ञाता का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जो ज्ञान है, ज्ञाता से स्वतंत्र कोई चीज नहीं है। यानी ज्ञान ज्ञाता से स्वतंत्र कोई चीज होती ही नहीं है। दूसरे शब्दों में अपने कहें तो ज्ञान ज्ञाता को ही होता या हो रहा होता है। ज्ञान या तो ज्ञाता को होता है या हो रहा होता है, होता है या हो रहा होता है। ये दो चीज इसमें है। और इसमें ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि जो ज्ञान है वो ज्ञाता के मन में होता है। किसमें होता है? मन में होता है। ज्ञान है वो ज्ञाता के मन में होता है, जो कि ज्ञेय वस्तु के संपर्क के आने के बाद में होता है। ज्ञेय वस्तु यानी जानने वाली वस्तु के संपर्क में आने के बाद ही ये होता है। यानी यहाँ पे क्या चीज जरूरी है? ज्ञेय वस्तु। किसके बारे में हम जान रहे हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं? ज्ञेय वस्तु के आने के बाद ही ज्ञाता को ज्ञान होता है। यदि ज्ञेय वस्तु है और ज्ञाता नहीं है, ये वस्तु तो है किंतु ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता नहीं है, तो कहेंगे कि ज्ञान नहीं होगा। क्यों? जब उसको जानने वाला कोई नहीं रहा तो फिर ज्ञेय वस्तु का अपना करेंगे क्या? तो जो ज्ञान है, पहली बात इसमें ज्ञाता का होना अति आवश्यक है। दूसरा, ज्ञेय वस्तु का होना अति आवश्यक है, तभी अपने को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरा ये कि जो ज्ञान है वो ज्ञाता के मन में होता है। मन स्थिति है ये। इसको अपने उदाहरण से समझते हैं। कि एक व्यक्ति ये मानता है कि भी सभी प्राणियों को भगवान ने बनाया है। जितने भी प्राणी हैं उसको किसने बनाया है? भगवान ने। अपने किसी थर्ड पर्सन की बात करें, कोई एक व्यक्ति जो कि ये मानता है कि सभी प्राणियों को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। लेकिन वो आगे चलकर विज्ञान में जो जीवों की उत्पत्ति है उस संदर्भ में डार्विन के सिद्धांत से परिचित होता है। किसके सिद्धांत से? डार्विन के सिद्धांत से। पहले वो क्या जानता था
कि प्राणी को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। किंतु विज्ञान में जीवों की उत्पत्ति के बारे में जब वो उसके संपर्क में आता है तब, और उस संपर्क में उसको डार्विन का सिद्धांत पता चलता है, तो उस सिद्धांत से उसे ये पता चलता है कि प्राणी का विकास कैसे हुआ, प्रत्येक प्राणी का उद्गम कैसे हुआ। तो इस संदर्भ में जो उस व्यक्ति को डार्विन का जो सिद्धांत है और जो पहले वाले सिद्धांत से बेटर लगता है, अच्छा लगता है। पहले वो क्या मानता था कि भगवान ने ही सभी प्राणियों को बनाया है, किंतु जैसे वो जीवों की उत्पत्ति के बारे में, विज्ञान के बारे में के संबंध में डार्विन के सिद्धांत से परिचित होता है, तब उसे ये पता चलता है कि जो डार्विन का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो पहले वाले ज्ञान से बेटर था। तो वह ये मानने लगता है कि ऐसी स्थिति में कि यह जो परिवर्तन है उसका बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह उसका अंदर की परिवर्तन है, मन की परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? मन का परिवर्तन है, बाहरी परिवर्तन नहीं है। पहले ये जानता था भगवान, फिर वो डार्विन के सिद्धांत से परिचित हो गया, तो इसमें क्या परिवर्तन किसमें हुआ? मन में। तो व्यक्ति या ज्ञाता के मन में ही ये जो परिवर्तन होता है, और ये जो सारा है ये सारा का सारा मानसिक क्रिया है और उसमें होने वाले मानसिक बदलाव है। क्या है? मानसिक क्रिया और मानसिक बदलाव। मानसिक बदलाव। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञान है वो ज्ञाता के मन में होता है और ये मानसिक क्रिया है और ये मानसिक बदलाव का ही परिणाम है ज्ञान। अब इसको अपने एक और उदाहरण से देखें तो उसमें ये मान के चलते हैं कि अपने को ये समझने की जरूरत है कि ज्ञान है वो होता कैसे है, ज्ञान होता कैसे है। ज्ञान होता कैसे है, इसको समझने के लिए हम किसी एक वस्तु को उदाहरण लेते हैं। वो कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि एक उदाहरण मैंने पहले ही बताया था पेड़ का, तो वही उदाहरण अपने वापस लेते हैं पेड़। अपने पेड़ का उदाहरण लेते हैं कि जब पेड़ जो ज्ञाता के संपर्क में आता है तो ज्ञाता के मन में उसकी एक छवि बनती है। क्या बनती है? छवि। किसके संपर्क में? ज्ञाता के संपर्क में जब पेड़ आता है तो इसके मन में क्या बनती है? छवि बनती है। किसकी छवि? पेड़ की छवि। ठीक है, क्लियर? तो ये जो किसी वस्तु है, चाहे वो पेड़ है चाहे कोई है, उसकी जो छवि है वो बहुत से चीजों में बन सकती है ज्ञाता के मन में। और वो छवि कौन कौन सी हो सकती है? वो छवि है पेड़ का आकार आदि। पेड़ का आकार, क्योंकि सबसे पहले हम कोई पेड़ देखते हैं तो उसकी सबसे पहले जो छवि मन में आएगी वो किस चीज की आएगी? उसके आकार की। तो आकार होने के बाद में इसके छवि में आगे चलते हैं तो उसके रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके बनावट के बारे में छवियां आएंगी। रंग, रूप, बनावट। रंग, रूप, बनावट। ये जो छवियां हैं ये छवियां ज्ञाता के मन में होती हैं। अब आता है कि यदि कोई वस्तु की छवि मन में बनती है, ठीक है, तो इस तरह की जो छवि बनती है मन में तो उसको बोलते हैं अवधारणा। क्या बोलते हैं? अवधारणा बनना। किसी वस्तु के मन में छवि बनना वो होता है अवधारणा। तो अवधारणा बन गई, लेकिन क्या है कि ये जो अवधारणाएं हैं ये समय के साथ साथ में हमारी जानकारी में वृद्धि करती रहती है, हमारी जानकारी में और बढ़ाती रहती है।
अब जैसे जैसे कि वो जो पेड़ है वो कितनी उम्र का होगा, अपनी ओर जिज्ञासा होगी, ठीक है, वो कैसा फल देगा, ठीक है, और किस मौसम में वो फल देगा, ठीक है, आदि आदि बहुत सी अवधारणाएं अपने बन गई। और जो ये सारी अवधारणाएं होती हैं ये ज्ञाता के मन में बन रही होती हैं, और बहुत सी अवधारणाओं में जब आपसी संबंध बनता है, बहुत सारी अवधारणाओं में जब आपसी संबंध बन जाता है तब वह ज्ञान होता है, ज्ञान का रूप लेता है। ये सारी जो अवधारणाएं होती हैं, रंग रूप बनावट, उसकी छवि, वो किस मौसम में पलता है बढ़ता है, ये सारी अवधारणाएं जब आपस में संबंध बना लेती हैं तो ये जो किसका रूप लेती हैं, ज्ञान का। और ये जो ज्ञान है वो निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है, निरंतर आगे वृद्धि ही होती है। समय के साथ साथ में हम पेड़ के बारे में ये भी जानते हैं कि ये किस वातावरण में पैदा होता है, किन किन देशों में पाया जाता है, और अलग अलग जगह पर, यानी अलग अलग जगह पर माने तो अलग अलग देशों में और अलग अलग मान्यताओं के आधार पर कि अलग अलग जगह पर इसकी मान्यताएं क्या है, किस तरह से इसको रखा जाता है, मान लो, या कि पूजा जाता है। तो ये जो सारे मन में जो परिवर्तन होते हैं यही जो ज्ञान होता है, क्या होता है, ज्ञान। अतः कहा जा सकता है कि जो भौतिक वस्तु की तरह है अपने इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ज्ञान को, और न ही बाहरी के आधार पर भौतिक वस्तु को तरह इसको दिया नहीं जा सकता कि भाई ये पकड़ो ज्ञान, ऐसा नहीं है। ये किसका आधार है, मन का, ये ज्ञाता के मन में ही होता है, ये ज्ञाता के मनोदिशा पर निर्भर करता है, ये ज्ञाता का मनोदिशा होता है, ये ज्ञाता के मनोदशा पर निर्भर करता है। और ये जो मनोदशा है ये ज्ञाता को कई प्रकार से हो सकती है। ये मनोदशाएं बहुत से प्रकार की हो सकती हैं, जैसे आकर्षण, भय, द्वेष। कौन कौन सी हो सकती हैं, आकर्षण, भय, द्वेष, ये बहुत सी मनोदशाएं हो सकती हैं। ऐसा ही एक मनोदशा हो सकती है जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ विश्वास हो, जैसे शेर साग सब्जी नहीं खाता, ये अपने को विश्वास है, लेकिन सिर्फ विश्वास होने से हम किसी चीज को ज्ञान नहीं कहेंगे। हमें पता है कि शेर साग सब्जी नहीं खाता, ये हमारा विश्वास है, लेकिन केवल विश्वास से, ओनली केवल, मैं ध्यान देना, केवल विश्वास, विश्वास जरूरी तो है किंतु केवल विश्वास से ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि विश्वास के साथ साथ में बहुत अन्य शर्तें भी आवश्यक हैं, जो कि अपना टॉपिक है कि अन्य शर्तें भी आवश्यक है। विश्वास तो आवश्यक है ही है किंतु केवल विश्वास ये जरूरी नहीं है। इसी आधार पर प्लेटो ने कहा है, इसको पहले समझिए, प्लेटो की एक डेफिनेशन मुझे याद आ रही है कि सत्य विश्वास के साथ साथ अगर तार्किक प्रमाण भी हो तो उसे हम ज्ञान कह सकते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो जी ये कहते हैं कि सत्य विश्वास के साथ साथ सत्य विश्वास के साथ साथ तार्किक प्रमाण भी हो, प्रमाण भी हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। अब आते हैं आवश्यक शर्तों के बारे में। जो पहली आवश्यक शर्त है वो होता है ज्ञाता के मन में विश्वास होना। पहली जो बहुत आवश्यक शर्त है, ज्ञाता के मन में
विश्वास होना। ये पहली आवश्यक शर्त है कि यह सोचना मुश्किल है कि बगैर किसी विश्वास के कोई ज्ञान हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अतः ज्ञाता के मन में विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि बिना विश्वास के ज्ञान नहीं हो सकता। यदि हम कहते हैं कि मेरा महज विश्वास ही नहीं है कि भारत के सर्वाधिक जो राज्य है वो शिक्षित हैं, मैं जानता हूं कि ऐसा ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो विश्वास है, ज्ञान पर विश्वास है। ये हो गया विश्वास। अब दूसरा जो होता है वो है उस विश्वास का सत्य होना। उस विश्वास का सत्य होना। तीनों अलग अलग कंडीशन होंगे। पहले के ज्ञाता के मन में विश्वास होना कि बिना विश्वास के ज्ञान हो नहीं सकता। उसमें मैंने ये बताया था कि हम ये कहें कि हम जानते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य शिक्षित हैं, मैं जानता हूं, ये मेरा विश्वास है। दूसरा है उस विश्वास का सत्य होना, जो अपना विश्वास है उसका सत्य होना। इसको अपने दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि आम जो जीवन होता है, आम जीवन में दो ही चीज होती है, या तो सत्य या असत्य, या तो सत्य होना या असत्य होना। इसमें कि अपने को पता है आसमान का रंग नीला होता है, ठीक है। अब इसका विश्वास का सत्य होना असत्य है, इसमें यह है कि या ये तो सत्य है या असत्य है, तीसरी चीज हो नहीं सकती। अब इस सत्य, अपना जो विश्वास है वो सत्य कब हो सकता है कि हम बाहर जाकर उसको देखें कि वो सच में रंग नीला है या नहीं। यदि वो सच में रंग नीला है तो अपना जो विश्वास है वो सत्य है, ठीक है। और काल्पनिक जो जगत में चीजें वैसी ही हैं जैसा हमारा मन में विश्वास होता है, और यही जो विश्वास होता है वो सत्य होता है। दोनों क्लियर हो गया, ज्ञाता के मन में विश्वास होना और दूसरा था उस विश्वास का सत्य होना। अब है तीसरा ये है विश्वास को सत्य मानने के लिए तार्किक प्रमाण का होना। देखो ये तीनों आवश्यक सत्य हैं, केवल विश्वास से नहीं होगा और केवल सत्य से नहीं होगा, उसमें तार्किक प्रमाण भी अति आवश्यक है, तार्किक प्रमाण होना चाहिए। तीसरा जो अपना आवश्यक शर्त है वह है विश्वास को सत्य मानने के लिए तार्किक प्रमाण का होना। इसको अपने एक तीसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लो आपका विश्वास है कि आपका जो एक दोस्त है जो हनुमानगढ़ में रहता है, वह इन दिनों बीमार है, ठीक है, आपको विश्वास है। और मान लो वो दुर्भाग्य से सचमुच में बीमार है, मान लेते हैं दुर्भाग्य से वो सचमुच बीमार है, लेकिन आपके पास उसके बीमार होने या मानने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। पहले अपने माना बीमार है और मान ले सचमुच बीमार है, लेकिन आपके पास पर्याप्त आधार नहीं है, प्रमाण नहीं है कि वो बीमार ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीमार नहीं हो सकता। और आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपको पता था कि स्कूल के दिनों में जब बरसात का मौसम आता था तो उस मौसम में अक्सर हमेशा वो बीमार हो जाया करता था, ठीक है। इस आधार पे आपने उसको बीमार मान लिया, ठीक है, ये तो आधार हुआ।
आधार भी हो गया। अब प्रमाण, प्रमाण क्या है? इस आधार पे आपने उसको बीमार माना, किंतु वो बीमार है या नहीं ये कोई पता तो नहीं। इसको प्रमाण करने के लिए आपने उस दोस्त को फोन किया और बेड लक उसका आपका चाहे किसी का मान लो बेड लक कि वो सच में बीमार निकला, तो प्रमाण क्या हुआ? आपका उसके फोन करना उसको और उसके द्वारा बताना कि भी हाँ सचमुच मैं बीमार हूं। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि किसी भी ज्ञान के लिए पहले विश्वास का होना, उसका सत्य का होना, और तीसरा था कि उस सत्य का प्रमाण होना। ये तीनों चीज अति आवश्यक होती है ज्ञान के लिए। समझ में आ गया? तीनों चीज, ज्ञाता के मन में विश्वास का होना, दूसरा विश्वास का सत्य होना, तीसरा विश्वास को सत्य मानने के लिए तार्किक प्रमाण का होना। ये होती है ज्ञान की आवश्यक शक्ति। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम ये जो शर्तें हैं इन शर्तों को गेटियार की समस्या से जोड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़े विचारक थे। गेटियार की समस्या से जोड़ेंगे, जिसमें अपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें दो चीज होती है, गेटियार की समस्या पहली और दूसरी है बुनियादवाद। तो नेक्स्ट क्लास में हम ज्ञान को गेटियार की समस्या और बुनियादवाद से जोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।